हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है एप्लीकेशन के अंदर। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम एक नया कंसेप्ट जो है वो लर्न करेंगे जो कि है स्कोप बटन्स। तो बेसिकली स्कोप बटन्स जो हैं वो स्कोप बार के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और इनका मेन पर्पस ये होता है ताकि यूज़र जो है वो सर्चिंग जो है कैटेगरी वाइज भी कर पाए। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो मैंने ये किचन वेयर, कहने का मतलब किचन से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनका एक एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। तो चलिए मैं इस एग्जांपल की जो वर्किंग है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हमने जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और चलिए इस सर्च बार के अंदर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं सर्च बार के नीचे मेरी जो स्कोप बार है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। और इस स्कोप बार के अंदर मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के जो स्कोप बटन्स हैं वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं। और जैसे ही मैं इस चॉपर कैटेगरी वाले स्कोप बटन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं नीचे ग्रिड के अंदर जो अवेलेबल डाटा है वो फिल्टर्ड हो चुका है कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। अगर मैं नाइफ पे क्लिक करता हूँ फिर से डेटा जो है वो फिल्टर्ड हो चुका है बॉटल और अब कुकवेयर। तो इस तरीके से आप जो है एक कैटेगरी वाइज जो फिल्टर करने की डेटा को ऑप्शन जो है वो स्कोप बटन की हेल्प के साथ यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और चलिए यहाँ पे कुछ सर्च करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे मास्टर लिखा तो आप देख सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके नेम के अंदर जो मास्टर है वो एग्जिस्ट करता है, वो मेरे पास यहाँ पे फिल्टर होके डेटा जो है वो आ चुका है। और चलिए मैं यहाँ पे जिस तरीके से मिल्टन लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पूरा लिख के दिखा देता हूँ आपको मिल्टन, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके नेम के अंदर मिल्टन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये तो थी सिंपल सर्चिंग कंप्लीट डेटा में। अगर यूज़र कैटेगरी वाइज सर्च करना चाहता है तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी को सबसे पहले सिलेक्ट करें और अब इसमें यूज़र जो है बड़े इजी वे के साथ जो है डेटा को सर्च करवा सकता है। आप देख सकते हैं अब मेरे पास एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसकी कैटेगरी बॉटल है और जिसके नेम के अंदर सेलो जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से यूज़र पर्टिकुलर कैटेगरी में जाने के बाद जो डेटा है उसको सर्च करवा सकता है। अगर यूज़र यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता है और यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता है तो यहाँ पे डेटा फिल्टर्ड होके जो है वो आ चुका है। और अगर इस कैंसिल बटन के ऊपर यूज़र क्लिक करता तो अब आप देख सकते हैं जो सर्च्ड डेटा था वो रिमूव हो चुका है और फिर से सारे का सारा डेटा जो है वो अवेलेबल हो चुका है ग्रिड के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे कीबोर्ड पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टॉगल करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डन बटन, तो ये भी हमने कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे सर्च बटन अवेलेबल होता है, मगर हमने इसकी जगह पे सर्च बटन की जगह पे डन बटन को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो ये भी मैं आगे चल के कोडिंग में आपको बताऊंगा कैसे ये वाला बटन जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फिर से टॉगल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने इस एप्लीकेशन की जो वर्किंग है वो तो समझ ली है। अब आपको थ्योरी के रिलेटेड भी थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब आप अपने अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी जो है वो हेल्प करेगी काफ़ी सारा। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट जो है थ्योरी के रिलेटेड इस एग्जांपल के लिए वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास मेन कंपोनेंट है जो कि है यूआई सर्च कंट्रोलर। तो ये बेसिकली आईओएस के अंदर बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के अंदर अपना सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एक वे है जिसकी हेल्प के साथ आप सर्चिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर।
क्योंकि यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के साथ हमें जो यूआई सर्च बार है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ आप एक ऐसी सर्च बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर यूज़र जो है वो सर्चिंग के लिए जो टेक्स्ट है वो एंटर कर सकता है। तो आपको सर्च कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके साथ जो डेलीगेट हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल है वो है यूआई सर्च रिजल्ट्स अपडेटिंग प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हम इस एग्जांपल के अंदर स्पेशली यूज़ करेंगे और जिसमें एक मेथड है जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स मेथड। तो ये एक ऐसा मेथड है जब यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो फिल्टर्ड होके डेटा यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हुआ है नीचे कलेक्शन व्यू के अंदर, तो ये बेसिकली जो फैच किया है डेटा सर्च करवाने के बाद वो सारा काम जो है वो इसी मेथड का है। तो ये मेथड रिपीटेडली कॉल होता है जब जब यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी टाइप करता है, और इसी मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा को सर्च करवाना, फिल्टर करवाना और उसे डिस्प्ले करवाना कलेक्शन व्यू के अंदर। अब हम बात करते हैं स्कोप बार की। तो आपको पता ही है स्कोप बार के अंदर हम जो स्कोप बटन्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इस स्कोप बार के अंदर जो स्कोप बटन्स हैं उनको यूज़ करने का पर्पस यही है कि क्लाइंट या फिर जो यूज़र आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो अपनी जो सर्चिंग है उसके स्कोप को और भी रिफाइन कर पाए और भी एनहांस कर पाए। अब यूज़र जो है स्कोप बटन की हेल्प के साथ कैटेगरी वाइज भी डेटा को जो है वो सर्च करवा सकता है। तो ये थे मेन बेनिफिट। और अब चलते हैं इस एग्जांपल की वर्किंग। तो आपने समझ ली, थ्योरी के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको मैंने ब्रीफली बता दिए हैं। अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एग्जांपल हमने कैसे बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू, और अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट। इसमें आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन को और सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट नेम के अंदर कोई भी एग्जांपल के रिलेटेड जो नेम है इस एप्लीकेशन का वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कुछ इस तरीके से नेम इसको दे रहा हूँ। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि सारे का सारा डेटा जो है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली जो नेम है फ़ोल्डर का वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए फ़ोल्डर को क्रिएट कर देते हैं, और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से जो है वो ईज़िली डेवलप कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो आप हमें यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पांस है वो जितनी जल्दी हो सके दे पाएँ। इस एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए।
रिसोर्सेज से मेरा मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट की इमेजेस आप देख रहे हैं, ये इमेजेस आपके पास पहले से ही डाउनलोडेड होनी चाहिए। तो बड़ा इजी, आप किसी भी वेबसाइट से इन इमेजेस को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो है पहले से ही जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपने लैपटॉप के अंदर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने कैटेगरी वाइज जो फोल्डर्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, इस असेस्ड फोल्डर के अंदर आपने ऐप आइकॉन के नीचे जो आप देख पा रहे हैं ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे आपने इमेजेस को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं फोल्डर बाय फोल्डर सभी इमेजेस को जो है इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऐप आइकॉन के नीचे। तो सेकंड कैटेगरी है कुकवेयर, थर्ड कैटेगरी है चॉपर, और फोर्थ कैटेगरी है नाइफ। चलिए, सारी की सारी जो इमेजेस हैं वो मेरी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हम अपनी एप्लीकेशन का जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है वो रेडी करेंगे। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपने इस व्यू कंट्रोलर पे क्लिक करना है और इस डॉट को सिलेक्ट करना है, पहले वाले डॉट को, और एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे जो नेविगेशन कंट्रोलर है इसको अटैच करना है अपने एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ। तो अब आप देख सकते हैं जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो मेरा प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब आपने इस नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसके टाइटल के अंदर आज की एप्लीकेशन का जो नेम है वो आप यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली किचनवेयर स्टोर ऐप इस तरीके से नेम जो है वो रख रहा हूँ। अब मैं डेटा को ग्रिड की फॉर्म के अंदर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे बढ़िया जो UI एलिमेंट अवेलेबल है iOS के अंदर वो है कलेक्शन व्यू। तो मैं इस लाइब्रेरी आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कलेक्शन जो है वो सर्च करने की जो है वो कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं पहला ही एलिमेंट जो है मेरे पास निकल के आया है। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के अंदर। अब इस कलेक्शन व्यू के ऊपर हम कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे ताकि कलेक्शन व्यू जो है वो जो रिमेनिंग मोबाइल की जो स्क्रीन है उसका सारा एरिया जो है वो कवर अप कर पाए। और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ और चारों साइडों पे आपने 0 जो है वो एंटर करना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट कलेक्शन व्यू के ऊपर। अब हम इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देंगे, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो सेल की विड्थ है वो प्रोवाइड करेंगे 200 और हाइट 250। और अब हमने जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए करनी है 5, लाइंस के लिए 5। सेक्शन इंसेट जो है वो करना है टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके से आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर देनी है। अब इस कलेक्शन व्यू सेल को मैं सिलेक्ट करूँगा, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे आइडेंटिफायर का जो नेम है वो मैंने लेना है सेल। आप नेम आइडेंटिफायर का कोई भी ले सकते हैं, बस आपको जब कोडिंग करनी है और जहाँ पे भी आइडेंटिफायर को यूज़ करना पड़ेगा तब आपको सेम नेम वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जब मैं आइडेंटिफायर को यूज़ करूँगा कोडिंग के अंदर तब मैं आपको एक बार फिर से जो है वो रिमाइंड करवा दूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल एप्लीकेशन के अंदर हमने हर एक सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है ताकि यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नेम है वो लेबल के अंदर जो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो अब हम इस लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर और इसे हम माउस की हेल्प के साथ रीसाइज कर देते हैं। और अब हम इस इमेज व्यू को साइज इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे इसकी विड्थ प्रोवाइड करेंगे 180, हाइट प्रोवाइड करेंगे 175 और इसको माउस की हेल्प के साथ अलाइन करेंगे थोड़ा सा हॉरिजेंटली सेंटर में। और कोई भी इमेज एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू आप बाय डिफ़ॉल्ट लगा के देख लें ताकि आपको पता चल पाए कि जो इमेज है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। अब हम इस लाइब्रेरी के थ्रू फिर से एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर और इसे अब हम रीसाइज करते हैं इसकी विड्थ को
अलाइन करते हैं सेंटर में, और इसका जो फॉन्ट है वो कर देते हैं 15। टी आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो स्टाइल है वो कर देते हैं बोल्ड। डन बटन पे क्लिक करते हैं। अब हम कलर जो है वो इसका कर देते हैं ब्लू, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करके देख लेते हैं ताकि पता चल पाए कि लेबल भी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हम इस इमेज और इस लेबल के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करेंगे। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस चेक बॉक्स को अनचेक कीजिए, और अब आपने टॉप पे देना है 10, लीडिंग पे भी आपने देना है 10, और जो यहाँ पे ट्रेलिंग है उसके भी वैल्यू जो है आपने देनी है 10। और अब आप हाइट वाले चेक बॉक्स को मार्क कीजिए और इन 4 कंस्ट्रेंट्स को ऐड कीजिए इस इमेज व्यू के ऊपर। अब हम इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे और फिर से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे और ऊपर हम करेंगे टॉप पे 10 उसी तरीके से, और लीडिंग हमने 10 करना है, ट्रेलिंग हमने फिर से 10 एंटर करना है, और यहाँ पे हाइट जो है वो हम लेंगे 40, क्योंकि हम डेटा को मल्टीपल लाइंस में जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं लेबल के अंदर। ऐड कर देते हैं कंस्ट्रेंट। अब इस लाइंस वाली प्रॉपर्टी को, आप मेरा माउस का कर्सर देखिए, इस लेबल की लाइंस वाली प्रॉपर्टी को आपने करना है 0, ताकि हम मल्टीपल लाइंस में जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। इसको एक बार सेव करते हैं। अब इन दोनों आईबी आउटलेट्स के इमेज व्यू का एंड लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। आईबी आउटलेट हमने कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर क्रिएट करना है, मगर हमने अभी तक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास क्रिएट नहीं की। अब हम उसे क्रिएट करेंगे और देखेंगे कैसे हमने ईजिली उसको ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और जो ऊपर क्लास का नेम है वो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। मेरी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसे सेल के साथ अटैच करते हैं, तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे। इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर है इसकी क्लास के अंदर जो हमने क्लास क्रिएट की है उसका नेम लिखने की जैसे ही कोशिश करेंगे पूरे का पूरा नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने एंटर प्रेस करना है और चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास जो है वो बन चुकी है। अब हम इसके जो आईबी आउटलेट हैं इमेज व्यू एंड लेबल के वो उस पर्टिकुलर इस क्लास के अंदर जो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं मोस्टली असिस्टेंट एडिटर की हेल्प ही लेता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो आप मेरे माउस का कर्सर देखिए 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, ये बेसिकली असिस्टेंट एडिटर है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूं ताकि आप क्लियरली जो मेरा मेन कंसेप्ट है उसको देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी है, हमने यूज़ करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैनुअल पे यहाँ पे माउस से जो है अपना फोल्डर ओपन करते हुए यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू सेल को ओपन करेंगे क्लास को। तो क्लास ओपन हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पे आईबी आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस लेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे माई लेबल इस तरीके से जो नेम है आईबी आउटलेट का वो आप क्रिएट कर दें। तो दोनों के आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने, क्योंकि असिस्टेंट एडिटर तो ओपन है ही, तो एक
कलेक्शन व्यू का भी हमने जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है इस कलेक्शन व्यू का, मगर क्लास कौन सी यूज़ करनी है तो वो हम मैनुअल के थ्रू फिर से यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन करते हुए यहाँ से सिलेक्ट करेंगे व्यू कंट्रोलर, और इसके अंदर अब हम इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। कलेक्शन व्यू का कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे आईबी आउटलेट का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली माई कलेक्शन व्यू जो है वो रख रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं। साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड करता हूँ और हर एक क्लास जिसमें हमने चेंजेस किए हैं उनको एक बार सेव कर देता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और अब हम इस माई कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट है एंड डेटा सोर्स है वो भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में कई बार हमसे जो है वो मिस हो जाता है, इसलिए पहले ही उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर देते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करके और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से, पहले डेटा सोर्स और फिर से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही सेट हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं ओरिजिनल एग्जांपल में हमने डेटा कैसे डिस्प्ले करवाया हुआ है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो कलेक्शन व्यू को जो डेटा सोर्स हमने प्रोवाइड किया है वो बेसिकली एक कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर कह सकते हो यूज़र डिफाइंड क्लास हम क्रिएट करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हम जो है वो डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने कस्टम जो क्लास है डेटा सोर्स के लिए वो किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पे एक एरे जो है वो क्रिएट करते हैं, ताकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो कस्टम क्लास के होंगे उनको हम उस एरे के अंदर अपेंड कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ वेरिएबल, और एरे का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। और किस टाइप की एरे होगी यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि इस हमने जो कस्टम क्लास है वो अभी तक क्रिएट ही नहीं की। तो चलिए पहले कस्टम क्लास क्रिएट करना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल और यहाँ पे स्विफ्ट फाइल ऐड करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने स्विफ्ट फाइल का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ किचन डेटा और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है और इस क्लास का जो नेम है वो मैं रख रहा हूँ किचन डेटा। और इसके अंदर तीन तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो वेरिएबल्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट का नेम, किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की टाइप, ये भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट की इमेज और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। चलिए यहाँ पे एक इनिशियलाइज़र यूज़ करते हैं। सबसे पहले पी नेम, ये स्ट्रिंग टाइप का। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पी टाइप, स्ट्रिंग टाइप का, पी इमेज और ये स्ट्रिंग टाइप का। अब हम जो एक्चुअल वेरिएबल्स हैं उनको उनकी वैल्यूज़ को सेट करेंगे इन पैरामीटर की वैल्यूज़ के साथ। तो वो हम करेंगे कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट की इमेज इक्वल टू पी इमेज, प्रोडक्ट का नेम इक्वल टू पी नेम, प्रोडक्ट की जो टाइप है वो हम करेंगे इस तरीके से पी टाइप। चलिए तो ये हमारी जो एक क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। ये बेसिकली यूज़र डिफाइंड क्लास है और इसी क्लास को यूज़ करके अब हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ जो क्वांटिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट करने हैं वो डिपेंड करेंगे इन सारी इमेजेस के ऊपर। जितनी नंबर ऑफ इमेजेस हमारी प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल होंगी उतने ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम एक बार पहले इसको सेव कर लेते हैं। अब हम व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और अब हम यहाँ पे एक एरे जो है प्रोडक्ट लिस्ट नाम की जो है वो क्रिएट करेंगे और ये किस टाइप की होगी, किचन डेटा टाइप की होगी जो हमने कस्टम एरे क्रिएट की है। और अभी मैं इस एरे को ब्लैंक एरे क्रिएट कर रहा हूँ और अब
इसके अंदर डेटा को फिल करवाने के लिए इस एरे के अंदर एक सेपरेट मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं। नीचे यहाँ पे मेथड को क्रिएट करते हैं, प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा, और मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। चलिए लेट आइटम 1 इक्वल टू किचन डेटा, और उसका इनिशियलाइजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसको हमें प्रोडक्ट का नेम पास करना है, फिर प्रोडक्ट की टाइप, और उसके बाद में प्रोडक्ट की इमेज का नेम, और इस आइटम 1 को हम अपेंड करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर इस तरीके से। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब मैं क्रिएट करता हूँ। तो चलिए कोई भी एक यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट का नेम, मास्टर कूल 900 ml की जो 900 ml की जो बॉटल है उसका नेम मैंने यहाँ पे लिखा। टाइप में यूज़ करूँगा बॉटल, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, प्रोडक्ट बॉटल कैटेगरी को। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको असेस्ड फोल्डर में दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे मास्टर कूल की जो बॉटल है उसका जो नेम है वो है यहाँ पे ये है। ये बेसिकली इमेज का नेम है, विदाउट एक्सटेंशन हमने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर कूल। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। अब आपने 1 बाय 1 हर एक इमेज जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उस ऑब्जेक्ट को अपेंड करना है इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो चलिए मेरे पास जो बाकी कोडिंग है इस फिल डेटा मेथड की, वो मैंने पहले से ही तैयार करके रखी हुई है, ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा यहाँ पे सेव हो, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना तो बता ही दिया है। बाकी ऑब्जेक्ट भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने क्रिएट करने हैं। बस पी नेम में जो प्रोडक्ट नेम की वैल्यू है, पी टाइप में जो कैटेगरी है वो चेंज करते जाना है। तो उस अब मैं जो कोडिंग मैंने पहले से की हुई है उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी कर लिया है। अब मैं कमांड वी के थ्रू सारे का सारा कोड जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने एक बॉटल कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, एक मैंने कुकवेयर कैटेगरी क्रिएट की है, और इस तरीके से मैंने चॉपर कैटेगरी भी एक क्रिएट की है, और लास्ट में मैंने नाइफ की एक कैटेगरी जो है वो क्रिएट की है। मेरे पास जो असेस्ड फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 20 हैं, तो मैंने यहाँ पे भी जो है 20 ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो आइटम्स हैं एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए हैं, उनको अपेंड किया है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। तो ये मेरा जो फिल डेटा वाला मेथड है ये प्रॉपरली कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोडिंग जो है वो इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस फिल डेटा को कॉल कहाँ पे करना है, व्यू डिड लोड के अंदर आपने यहाँ पे कॉल करना है फिल डेटा। जब भी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी व्यू डिड लोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, और साथ में साथ आपका फिल डेटा भी कॉल हो जाएगा, और जिससे आपके प्रोडक्ट लिस्ट एरे के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपेंड हो चुके होंगे। अब हम यहाँ पे एक एरे और क्रिएट करते हैं, और एरे का नेम हम रखेंगे सर्च्ड डेटा, और इसको भी किस टाइप की हमने रखना है, किचन डेटा टाइप की रखना है। ब्लैंक एरे क्रिएट करेंगे। तो ये सेकंड एरे मैंने क्यों यूज़ की, तो इसका पर्पस यही है क्योंकि जब यूज़र यहाँ पे कुछ भी सर्च करेगा, जैसे यूज़र ने यहाँ पे लिखा मिल्टन, यहाँ पे लिखा, तो आप देख पा रहे हैं नीचे जो डेटा है वो सर्च्ड होके जो है 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल के आए हैं। तो इन 3 प्रोडक्ट्स को भी हमें टेम्परेरी किसी एरे के अंदर जो है वो स्टोर करना पड़ेगा। तो इस सर्च्ड डेटा या फिल्टर्ड डेटा को स्टोर करवाने के लिए मैं जो है इस सर्च्ड डेटा वाली एरे को जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 बूलियन वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ करूँगा, उनका पर्पस भी आपको बताऊँगा। सबसे पहला है सर्चिंग, इसको बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं फॉल्स। अब हमने करना है स्कोप बटन प्रेस्ड, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स करते हैं। तो ये 2 वेरिएबल्स मैंने इसलिए यूज़ किए क्योंकि जब यूज़र सर्च बार के अंदर यहाँ पे कुछ भी सर्च करने की कोशिश करेगा, जैसे ये सर्च किया मिल्टन, तो यहाँ पे सर्चिंग वाला जो वेरिएबल है वो हम कोडिंग के थ्रू ट्रू करेंगे, और बाद में
कहीं पे भी हमें ज़रूरत पड़ी चेक करवाने की कि यूज़र जो है वो सर्चिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसकी जो कंफर्मेशन है वो हम इस वेरिएबल से ही करेंगे, इसकी वैल्यू से। और स्कोप बटन प्रेस्ड, ये वेरिएबल भी हमने बूलियन लिया है क्योंकि हो सकता है यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया सर्च बार के अंदर और डायरेक्टली किसी स्कोप बटन के ऊपर वो प्रेस जो है वो क्लिक करता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे कैसे डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो रहा है कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। और कोडिंग के अंदर हम इसको ट्रू और फॉल्स करते रहेंगे जैसे ही यूज़र किसी स्कोप बटन के ऊपर प्रेस करेगा, क्लिक करेगा। तो इसी वेरिएबल से हम फ्यूचर में कहीं पे भी हमें डिटेक्ट करना पड़े कि क्या यूज़र ने स्कोप बटन को पहले प्रेस किया है सर्च करने से पहले, तो हम उसकी जो कंफर्मेशन है वो इसी वेरिएबल से जो है वो कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे अपना मेन कंपोनेंट यूज़ करना है, सर्च कंट्रोलर। UI सर्च कंट्रोलर क्लास का कौन सा इनिशियलाइजर यूज़ करेंगे, 3rd नंबर वाला। इसको पास का करेंगे नील। अब बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे जानने वाली कि हमने नील क्यों पास किया, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन जिसमें आप डेटा को इस तरीके से पहले डिस्प्ले करवा रहे हैं, सारे का सारा डेटा व्यू कंट्रोलर के अंदर, और सर्च करने के बाद जो हमारा फिल्टर्ड डेटा है या सर्च्ड किया हुआ डेटा है, अगर वो सेम व्यू कंट्रोलर में आपने डिस्प्ले करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेम व्यू कंट्रोलर में डिस्प्ले करवाया है डेटा, तब आपको यहाँ पे नील पास करना पड़ेगा। अगर आप इन फ्यूचर कोई ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें आप जो सर्चिंग है वो एक व्यू कंट्रोलर में कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट है वो किसी और व्यू कंट्रोलर में आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तब आपको जिस व्यू कंट्रोलर में आप सर्चिंग वाला जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। मगर मैंने आज की एग्जांपल में इस एग्जांपल को सिंपल और वेरी इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे जिस व्यू कंट्रोलर में मैं डेटा को डिस्प्ले करवाऊंगा और सर्च करवाऊंगा, और उसी व्यू कंट्रोलर में जो सर्च्ड डेटा है, जो सर्चिंग का रिजल्ट है, उसको भी डिस्प्ले करवाऊंगा। कोई सेपरेट व्यू कंट्रोलर मैं नहीं यूज़ करूंगा, इसलिए मैंने इसको नील पास किया है। चलिए अब हमें इस सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इस सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक सेपरेट मेथड जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम। प्राइवेट फंक्शन कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, आप नेम कोई भी रख सकते हैं इस पर्टिकुलर मेथड का। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से नेम यूज़ किया है। अब हम कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट लोड व्यू इफ़ नीडेड, इसका जो मेथड है ये आपने सबसे पहले कॉल करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च रिजल्ट्स अपडेटर, इसको हम सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब हमने सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका भी डेलीगेट जो है उसको सेल्फ के साथ जो है वो सेट करेंगे। और मैं जैसे इसको सेव करूँगा 2 एरर्स जो हैं वो यहाँ पे निकल के आएंगी, मगर उन 2 एरर्स को आपने यहाँ पे अभी इग्नोर करना है, क्योंकि बाद में जब हम कोडिंग के थ्रू अपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेंगे इस एग्जांपल के अंदर, तब ये दोनों एरर्स जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। मगर अभी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं किया, इसलिए ये 2 एरर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो पा रही हैं यहाँ पे, तो इसे अभी इग्नोर कीजिए। चलिए आगे कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। आगे मैं करता हूँ सर्च कंट्रोलर डॉट ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करना है ताकि जब भी यूज़र इस सर्च बार के अंदर कुछ भी सर्च करे तो आपका जो बैकग्राउंड जो व्यू कंट्रोलर है उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो लाइट है वो डिम नहीं होनी चाहिए, वैसी की वैसी रहनी चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो फॉल्स कर दी है। अब हम यहाँ पे करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट अनेबल रिटर्न की, ऑटोमेटिकली इसको हम फॉल्स करते हैं। और अब हम करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे UI रिटर्न की टाइप डॉट डन। तो ये मैंने क्यों यहाँ पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन की सर्च बार के लिए, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो कीबोर्ड को एक बार टॉगल करके दिखा देता हूँ ताकि आप मेन जो इस कोडिंग का पर्पस जो है वो जान पाएँ। तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड के अंदर हमें बटन अवेलेबल होता है सर्च बार के थ्रू, वो होता है सर्च बटन।
तो यहाँ पे हम डन बटन को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा जो कीबोर्ड का लेआउट है उसमें जो बटन है वो है डन, ब्लू कलर का। तो यहाँ पे हमने कोडिंग की है कि बटन कौन सा होना चाहिए, डन बटन होना चाहिए। तो यही डन बटन डिस्प्ले करवाने के लिए हमने यहाँ पे सर्च बार के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो की हैं। अब हम स्कोप बटन्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे स्कोप बटन टाइटल्स को हम एरे पास करेंगे और इस एरे के अंदर हम हर एक कैटेगरी का जो नेम है वो लिखेंगे जो हमने पी टाइप के अंदर जो है वो यूज़ की है। पहले हमने ऑल तो लेना ही लेना है सारे डेटा के लिए। अब हमने बॉटल लेना है पहले और उसके बाद में हमने यहाँ पे कुकवेयर लिया था, तो इसको कुकवेयर करते हैं यहाँ पे। अब हमने चॉपर एक कैटेगरी ली है, तो यहाँ पे लिखेंगे चॉपर। अब हमने नीचे कैटेगरी ली है नाइफ, तो यहाँ पे ले लेते हैं नाइफ। चलिए 5 कैटेगरी जो है वो हमारी हो चुकी हैं, 4 तो इम्पॉर्टेंट है, 5वीं जो है वो मिक्स डेटा के लिए है। अब हमने आगे फर्दर करना है जो कोड वो है डिफाइन प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्स्ट को करना है ट्रू, ताकि सर्च बार प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाए। अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका जो प्लेस होल्डर है वो यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च बार के अंदर काफ़ी लाइट ग्रे कलर में लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट बाय नेम। तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर है जिसको हम इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हम करेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट, उसका जो सर्च कंट्रोलर है वो हम सेट करेंगे अपने सर्च कंट्रोलर के साथ जो हमने क्रिएट किया है। अब हम लिखेंगे नेविगेशन डॉट, यहाँ पे हाइड एक प्रॉपर्टी है हाइड सर्च बार व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको हम फॉल्स करना है ताकि यूज़र जितना मर्जी स्क्रॉल करे डेटा को आपकी सर्च बार जो है वो परमानेंटली ऊपर डिस्प्ले होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। तो चलिए कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर वाला मेथड भी हमारा कोड जो है वो हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको जो है फिल डेटा के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर से कॉपी करता हूँ मैं इस कोड को, इस मेथड के नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी व्यू डिड लोड तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, फिल डेटा भी उसके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा और साथ में आपका जो सर्च कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करने वाला मेथड है वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपकी प्रॉपरली हो जाएंगी। अब हम जो है अगला जो स्टेप करेंगे वो करेंगे, हमने प्रोटोकॉल्स को जो है वो यूज़ करना है और इन प्रोटोकॉल्स को कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे लिखेंगे UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI सर्च रिजल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल, UI सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको कोड करने पड़ेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं नीचे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन 3 मेथड्स को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई और फंक्शनैलिटी चाहते हैं तो आप जो भी अदर मेथड्स अवेलेबल हैं प्रोटोकॉल्स के अंदर उनको कोड कर सकते हैं। तो मैं 2-3 अदर मेथड्स को भी कोड करना आपको बताऊंगा, मगर इन 3 मेथड्स को कोड करना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए इनकी कोडिंग अब हम करते हैं 1 बाय 1 और देखते हैं किस तरीके से हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो अब हम सबसे पहले जो है कलेक्शन व्यू का जो मेथड है जिसमें पैरामीटर अवेलेबल है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए इसको कोड करना है। तो सबसे पहले इस कोडिंग वाले को मैं डिलीट करता हूँ प्लेस होल्डर को। अब हम जो है अपनी कोडिंग करेंगे और यहाँ पे अब हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन की हेल्प के साथ, इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प के साथ। और यहाँ पे अगर तो हमारा सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या और ऑपरेटर हमने यूज़ किया
स्कोप बटन प्रेस्ड वाला जो वेरिएबल है वो ट्रू है, दोनों में से कोई भी ट्रू है तो इफ़ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और इसको देख लेते हैं क्यों ये दिक्कत यहाँ पे दे रहा है। इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और अब हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, इसको देख लेते हैं, मिसिंग इंट। यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे सर्च्ड डेटा वाली जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसकी काउंटिंग। अगर दोनों में से कोई भी ट्रू ना हुआ तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो हमारी कंप्लीट एरे थी प्रोडक्ट लिस्ट वाली उसकी काउंटिंग। तो ये यहाँ पे रिटर्न करते हैं। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं ये क्या दिक्कत है। यहाँ पे एडिटर प्लेस होल्डर इन सोर्स कोड, इसको देख लेते हैं क्या दिक्कत यहाँ पे दे रहा है ये। इसको मैं यहाँ से कमांड एक्स के थ्रू कट करता हूँ और दोबारा से ये मेथड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं और अब दोबारा से इसको जो है फिक्स करते हैं। चलिए यहाँ पे अब कोडिंग पे मैं इसको डिलीट करके फिर से कोड पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो एरर्स हैं वो रिमूव हो चुकी हैं, क्योंकि पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था और फिर से इसको कंटिन्यू किया था। चलिए पहला मेथड जो कि हमारा था कलेक्शन व्यू का नंबर ऑफ आइटम्स सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए, वो हमारा कोड हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट करना है वो है कलेक्शन व्यू और उसमें है सेल फॉर आइटम ऐड। हर एक सेल को हमने किस तरीके से क्रिएट करना है आप देख सकते हैं, एक इमेज और एक लेबल, दो यूआई एलिमेंट्स जो हैं वो हमने कलेक्शन व्यू के हर एक सेल के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो पैरामीटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेल फॉर आइटम ऐड, इस तरीके के पैरामीटर वाला जो कलेक्शन व्यू का जो मेथड है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू, रीयूजेबल सेल उसका मेथड कॉल करना है, आइडेंटिफायर को हमने सेल पास करना है और फॉर पे हमने इंडेक्स पाथ यूज़ करना है और इसको टाइप कास्ट करना है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब हमने फिर से, अब आप पूछेंगे यहाँ पे सेल मैंने क्यों यूज़ किया है, तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। जो यहाँ पे सेल था इसके जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर के लिए सेल यूज़ किया था। तो जो नेम यहाँ पे आपने यूज़ किया है वो सेम नेम आपको व्यू कंट्रोलर के इस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है उसको। अब हम फर्दर कोडिंग करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट को फिर से यूज़ करेंगे। इफ़ सर्चिंग वाला वेरिएबल ट्रू है या फिर स्कोप बटन प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में हम जो सेल वाला हमारा ऑब्जेक्ट था उसको रिटर्न करेंगे। और अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू है हमारा वेरिएबल, बूलियन वेरिएबल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल डॉट माई इमेज, उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा हम कहाँ से लेंगे, यूआई इमेज का नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे और जो एरे हम यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च्ड डेटा वाली फिल्टर्ड एरे। और यहाँ पे इस तरीके से एट्रीब्यूट कौन सा होगा, प्रोडक्ट इमेज। अब हम सेल की जो लेबल है उसको सेट करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। डेटा फिर से सर्च्ड डेटा वाली एरे में से आएगा और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो डॉट प्रोडक्ट नेम। अब आपने करना क्या है, इस दोनों लाइंस को आपने यहाँ से कॉपी करना है और एल्स में जो है इसको पेस्ट करना है। और चेंजेस कौन कौन सी करनी है, सबसे पहले सर्च्ड डेटा की जगह पे हमने लिखना है प्रोडक्ट लिस्ट और यहाँ पे भी हमने सर्च्ड डेटा की जगह पे यूज़ करना है प्रोडक्ट लिस्ट। कहने का मतलब जब आपकी सर्चिंग चल रही होगी तब हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर सर्चिंग नहीं चल रही है तो हम यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।
और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हर एक सेल के चारों कॉर्नर्स पे आप ब्लैक कलर का जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अब हम देखेंगे। तो सेल को रिटर्न करने से पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करनी है, सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, और यहाँ पे यूआई कलर यूज़ करना है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्लैक कलर और सीजी कलर के थ्रू उसको कन्वर्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर की जो विड्थ है उसको यूज़ करेंगे और इसको 2 पास करेंगे। आप बॉर्डर की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं इस वैल्यू के साथ, तो मैं अभी के लिए 2 यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, मेरा जो सेकंड मेथड था सेल फॉर आइटम ऐट, इस तरीके का पैरामीटर वाला मेथड जो कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी भी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा जो मेथड यहाँ पे बचा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, और इसी मेथड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा को सर्च करना जब भी यूज़र टेक्स्ट बार के सर्च बार के अंदर कोई भी टेक्स्ट टाइप करके उसको सर्च करने की कोशिश करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब यूज़र यहाँ पे सर्च बार के अंदर लिखेगा, जैसे मैंने लिखा थर्मल, तो आप देख सकते हैं कैसे डायरेक्टली अब एक प्रोडक्ट जो है वो सर्च होके यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो ये सर्चिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसी मेथड की है, अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम के मेथड की। तो इसमें हम कोडिंग अब करेंगे, काफ़ी इजी कोडिंग है, ध्यान से आप फॉलो कीजिए। स्कोप बटन, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे, सर्च कंट्रोलर की सर्च बार के थ्रू स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप करेंगे और इसको पास क्या करेंगे, सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। इस तरीके से आपने स्कोप बटन की रेफरेंस जो है वो लेनी है। अब आपने जो भी यूज़र ने सर्च बार के अंदर टेक्स्ट टाइप किया होगा उसको फैच करना है कुछ इस तरीके से, और इसको भी फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या यूज़र ने जो सर्च बार के अंदर अगर कुछ टाइप किया है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। कहने का मतलब अभी टाइप ही नहीं कुछ किया, जस्ट यूज़र ने उस सर्च बार के अंदर क्लिक किया है। तब हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू वो चेक करेंगे। अगर कुछ भी टाइप नहीं किया तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये इफ़ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करेगा। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर हम कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कोडिंग की, सबसे पहले सर्चिंग वाला वेरिएबल जो है वो करेंगे ट्रू। जो हमारी सर्च डेटा वाली फिल्टर्ड एरे थी उसको क्लियर करेंगे रिमूव ऑल के हेल्प के साथ, मेथड की हेल्प के साथ। फॉर लूप यूज़ करेंगे, हर एक प्रोडक्ट को चेक करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट में। और अब हम यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हर एक प्रोडक्ट के अंदर उसका जो प्रोडक्ट नेम है उसको लोड केस में कन्वर्ट करेंगे स्मॉल लेटर्स में, और कंटेन्स मेथड जो है वो कॉल करेंगे और उसको चेक किसके साथ करवाएंगे, सर्च टेक्स्ट के साथ, उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम एंड ऑपरेटर के थ्रू एक और स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है यूज़र ने डेटा को सर्च करने से पहले किसी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक किया हो। इसलिए हम एंड के थ्रू कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कंडीशन एक यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन, या फिर और ऑपरेटर के थ्रू स्कोप बटन इक्वल टू ऑल, इस तरीके से। और अगर इन दोनों कंडीशंस की जो आउटपुट है वो ट्रू हुई तो फिर हम सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें अपेंड करेंगे कौन सा डेटा, प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं। ये थी हमारी इफ़ स्टेटमेंट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम एल्स में फिर से एक कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ स्कोप बटन प्रेस्ड, तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये सेकंड वाली एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो इफ़ स्टेटमेंट है ये कब एग्जीक्यूट होगी, मैं आपको एक दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली एग्जांपल। हो सकता है यूज़र ने इसे सर्च बार पे क्लिक किया और डायरेक्टली किसी
स्कोप बटन पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं फिर भी डेटा तो हमारे पास फिल्टर्ड हो रहा है विदाउट एनी सर्च टेक्स्ट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसमें हमने सर्च डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसमें उसको क्लियर करना है। फिर से स्कोप बटन की रेफरेंस लेनी है सर्च कंट्रोलर के थ्रू। स्कोप बटन टाइटल्स फोर्सली अनरैप और इसको पास क्या करना है हमने सर्च बार सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। अब हमने फॉर लूप के थ्रू हर एक प्रोडक्ट को चेक करना है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और अब हमने जो कंडीशन यूज़ करनी है वो केवल कैटेगरी के लिए ही यूज़ करनी है। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की टाइप इक्वल टू स्कोप बटन या और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और यहाँ पे अब हम सर्च डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें डेटा को अपेंड करेंगे। डेटा कौन सा होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा जो हम इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप के थ्रू। और फॉर लूप के बाहर हमने यहाँ पे करना है सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स और माई कलेक्शन व्यू को एक बार रीलोड डेटा उसका मेथड कॉल करना है ताकि उसका सारा डेटा रिफ्रेश होके जो है फिल्टर डेटा है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। और अगर ये वाली इफ़ हमारी ट्रू नहीं होती पहले तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसकी कोडिंग नोट डाउन कर लें। और अब एल्स के अंदर हम लिखेंगे डायरेक्टली सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स करेंगे। सर्च डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसमें पुराना डेटा सारा रिमूव करेंगे क्लियर करेंगे। माई कलेक्शन व्यू का जो रीलोड डेटा मेथड है वो कॉल करेंगे और एल्स स्टेटमेंट इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। अब हमने जहाँ पे आपकी जो ये वाली एल्स स्टेटमेंट है ये पूरी की पूरी यहाँ तक कंप्लीट होती है। इसके बाद हमने फिर से माई कलेक्शन व्यू को जो है एक बार रीलोड करना है डेटा को। तो हमारा सेकंड जो लास्ट वाला मेथड था लास्ट वाला जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का मेथड था वो भी यहाँ पे उसकी कोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ तक पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसकी कोडिंग नोट डाउन कीजिए और लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कीजिए। अब एक और हमने इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे यूज़र ने सर्च किया और जैसे ही यूज़र जो है कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो अब आप देख सकते हैं सारे का सारा डेटा फिर से डिस्प्ले होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे करनी है। एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे सर्च बार का। तो सर्च बार लिखेंगे काफ़ी सारे मेथड्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे। इनमें से आपने कैंसिल बटन क्लिक्ड वाला जो मेथड है ये इम्प्लीमेंट करना है और इसके अंदर हम लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स। सर्च डेटा वाली जो फिल्टर्ड एरे थी उसमें सारा डेटा रिमूव करेंगे। माई कलेक्शन व्यू को एक बार रीलोड करेंगे डेटा को। तो अब आप देख सकते हैं ये भी मेथड जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब लास्ट हमारे पास मेथड है जो हमने इम्प्लीमेंट करना है उसकी फंक्शनैलिटी आप पहले देख लें। हो सकता है यूज़र डायरेक्टली किसी भी स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करे तो आप देख सकते हैं नीचे कलेक्शन व्यू के अंदर आपके स्कोप बटन की सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो रहा है। तो ये वाली फंक्शनैलिटी के लिए हमने यहाँ पे एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स डिड चेंज। इस तरीके के पैरामीटर वाला सर्च बार का जो मेथड है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो कोडिंग कौन सी लिखेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले सर्च कंट्रोलर की जो सर्च बार है उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको करेंगे ब्लैंक। स्कोप बटन प्रेस्ड वाले वेरिएबल को अब हम करेंगे यहाँ पर ट्रू। फिर से स्कोप बटन की रेफरेंस लेंगे इस तरीके से सर्च कंट्रोलर के थ्रू और इसको पास करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर सिलेक्टेड स्कोप बटन इंडेक्स। और जो भी हमारे पास सर्च डेटा के अंदर पुराना डेटा अगर कोई ऐड हुआ है तो वो हम रिमूव ऑल के थ्रू क्लियर करेंगे।
फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और हर एक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिस्ट में इटरेट करेंगे। कहने का मतलब लूप चलाएंगे एक फॉर लूप यूज़ करके। अब हम कैटेगरी वाइज जो है वो जो कंडीशन है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ऑपरेटर स्कोप बटन इक्वल टू ऑल। और अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम सर्च्ड डेटा जो हमारी फिल्टर्ड एरे थी उसमें अपेंड करेंगे अपना प्रोडक्ट। और जहाँ पे भी आपकी जो कंडीशन है फॉर यहाँ पे जो लूप है कंप्लीट होती है उसके बाद हम माई कलेक्शन व्यू को एक बार रीलोड डेटा को कॉल करेंगे ताकि फिर से जो कैटेगरी वाइज जो डेटा है वो उसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। तो अब आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी भी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमने ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ क्या हमने डेलीगेट और डेटा सोर्स जो है वो सेट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो कि डेटा सोर्स और डेलीगेट हैं वो दोनों ही हमने सेट कर दिए हैं पहले ही। तो अब हमें कॉन्फ़िगर करने की से ज़रूरत नहीं है, कोडिंग भी हमने कर दी है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली रन कर पाती है इस सिमुलेटर के अंदर। तो ऐप को मैंने बिल्ड कर दिया है, वो भी एरर फ्री यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सीड। और अब देखते हैं क्या आउटपुट प्रॉपरली निकल के आती है इस एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। तो पहला जो हमारा काम था डेटा को डिस्प्ले करवाना वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ। अब डेटा को सर्च करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने थर्मल लिखा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा फिल्टर्ड हो रहा है, सर्च्ड हो रहा है। अब मैं एक कंपनी का और नेम लिखता हूँ। तो इस कंपनी के आप देख सकते हैं नाइफ भी है, कुकरवेयर भी है और यहाँ पे चॉपर भी है। तो तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो हैं इस कंपनी के अवेलेबल हैं। तो मैं जैसे ही कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब सारे का सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं कैटेगरी वाइज भी सर्च करके देख लेता हूँ। सबसे पहले नाइफ पे क्लिक करता हूँ। अब वही कंपनी जिसके 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे उसको सर्च करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं सर्चिंग अब भी सक्सेसफुली हुई है, मगर इस बार जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए हैं पर्टिकुलर कंपनी के वो ओनली नाइफ ही हुए हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो कैटेगरी स्कोप बटन की हेल्प के साथ सेलेक्ट की है वो है नाइफ। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके स्कोप बटन की हेल्प के साथ उस कैटेगरी में भी डेटा को सर्च करवा सकते हैं। तो यही बेनिफिट है स्कोप बटन्स का। अब फिर से आप देख लें, अगर मैं कुछ भी सर्च नहीं करता, डायरेक्टली नाइफ पे क्लिक करता हूँ या चॉपर पे क्लिक करता हूँ, तो नीचे आप देख रहे हैं डेटा उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो रहा है और साथ के साथ डिस्प्ले भी हो रहा है। तो ये भी फंक्शनैलिटी हमारी प्रॉपरली जो है वो चल रही है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है किस तरीके से आपने सर्च वाला जो इंटरफेस है वो इंटीग्रेट करना है iOS एप्लीकेशन के अंदर और साथ के साथ स्कोप बार की हेल्प के साथ जो स्कोप बटन्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना है, ये सीख लिया है, अच्छे से आपको समझ लग चुकी है कैसे कोड जो है वो वर्क करता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच पाए और आप उस वीडियो को फॉलो करके नए कंसेप्ट भी जो है वो लर्न कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ।